सो हेलो, वेलकम टू माय चैनल सेंसाई वर्ल्ड। और आज हम जानेंगे कुछ व्याकरण का परिचय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न दोनों होंगे इसमें। पहला दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ बोला है नीचे दिए गए कथनों से के सामने सही टिक या गलत रॉन्ग का निशान लगाए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, वर्ण शब्द वाक्य आदि भाषा के अंग हैं। क्या यह सही है? क्या वर्ण शब्द वाक्य भाषा के अंग है? क का देखे तो राइट है, इज राइट आंसर। दूसरा में बोल रहा है, कविता के स्वरूप और उसकी विशेषताओं का परिचय देने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहते हैं। बिल्कुल सही है। कविता का स्वरूप और उसके भाषाओं का जो है उसकी विशेषताओं का परिचय देने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहते हैं। तो कौन नहीं जानता। तीसरा ग नंबर बोल रहे हैं, जिस भाषा का अपना सर्वमान्य व्याकरण और एक परिनिष्ठ स्वरूप होता है उसे विभाषा या बोली कहते हैं। सही है फिर गलत? बोल रहा है जिस भाषा का अपना सर्वमान्य व्याकरण मतलब खुद का मान्य व्याकरण हो और एक परिनिष्ठ स्वरूप हो उसको विभाषा कहते हैं या बोली कहते हैं। गो का रॉन्ग आंसर क्रॉस दिया एंड रॉन्ग आंसर है, नहीं हो सकता। घ नंबर बोल रहा है, गद्य और पद लिखित भाषा के प्राथमिक स्वरूप होते हैं। मतलब गद्य और पद लिखित भाषा प्राथमिक स्वरूप होते हैं। ये राइट आंसर है। अंग नंबर बोल रहा है, लिखित या उच्चारित भाषा के सर्वांग परिचय तथा प्रयोगों के नियमों से परिचित कराने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहते हैं। राइट आंसर। लिखित उच्चारित भाषाओं के सर्वांग परिचय तथा प्रयोग नियमों से परिचित कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? काव्य शास्त्र। राइट आंसर। तो दूसरा नंबर में बोलता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार विश्व में कितनी है? लगभग कितनी है? लगभग डैश भाषा प्रचलित है। राइट आंसर है 6000। 6000 यहाँ राइट आंसर होगा ना। मुंडा 6000 लिखने दो भाई, 6000 ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं मुंडा तेलुगु मलयालम और डैश द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो ख नंबर जनजातीय भाषा, इसका राइट आंसर होगा जनजातीय भाषा ना। ग नंबर बोले विश्व की प्राचीनतम भाषा क्या है? तो तुम लोग सब कोई जानता ही है, वैदिक संस्कृत है। सब वैदिक संस्कृत। घ नंबर बोल रहे हैं, जायसी और तुलसीदास डैश भाषा के कवि थे। तुलसीदास में हमने सिर्फ तुलसीदास का ऑब्जेक्टिव कराया था, तो वैसे आप लोग को मालूम नहीं हुआ, लेकिन जायसी और तुलसी जी जो थे वो अवधी भाषा के कवि थे। अंग नंबर बोल रहे हैं, हिंदी भाषा का संबंध संस्कृत भाषा डैश से माना जाता है। अब तुम लोगों को तो ये जरूर मालूम होगा कि हिंदी भाषा का संबंध संस्कृत भाषा डैश से माना जाता है। अंग देखो, सिंधु, यानी जो सिंधु नदी के नाम पर सिंध पड़ा ना, तो वही सिंधु से माना जाता है। संस्कृत शब्द हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से चुनकर सही विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कौन बोल रहा है, भाषा को संपूर्णता में अपने अध्ययन का विषय मानने वाले शास्त्र को डैश कहते हैं। यानी भाषा को संपूर्णता में अपने अध्ययन का विषय मानने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? तो भाषा विज्ञान कहते हैं। समझ में? भाषा विज्ञान कहते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और चिन्ह विचार डैश के अंग है। तुम लोग को मालूम है किसका अंग है? व्याकरण का अंग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्याकरण होगा। अब वर्ण विचार भी भाषा के अंतर्गत व्याकरण के अंतर्गत आएगा। शब्द विचार भी व्याकरण के अंतर्गत आएगा। वाक्य विचार भी व्याकरण के अंतर्गत है। चिन्ह विचार भी व्याकरण के अंतर्गत आएगा। यानी कि व्याकरण मतलब जो है ये सब जो है व्याकरण के अंग है।
अब ग नंबर बोल रहे हैं कि सूरदास की काव्य भाषा डैश में है। सूरदास के बारे में शायद तुम लोग को हम पढ़ाए होंगे, है ना। तो सूरदास जो है कि काव्य भाषा किस में है? ग नंबर ब्रज भाषा, क्योंकि सूरदास जो है एक ब्रजवासी थे, तो इनका जो है काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। ठीक है। घ नंबर बोल रहे हैं कि कबीर की भाषा में खड़ी बोली और डैश विशेष परवारा है। जो कबीर थे उनकी जो है भाषा में खड़ी बोली और डैश विशेष परवारा है। कौन सा? तो इसकी यहाँ देखो भोजपुरी और मैथिली, तो इसका राइट आंसर होगा भोजपुरी। देखो खनों का घ का भोजपुरी, भोजपुरी विशेष परवारा है कबीर की भाषा। अब चलते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को ध्यान से देखना है क्या है भाषा, है ना। चलिए इसके बारे में बताना है कि भाषा क्या है। भाषा, उपभाषा, सभाषा, बोली को परिभाषित कीजिए। पहला प्रश्न। तो देखो भाषा, जिस भाषा का अपना सर्वमान्य व्याकरण, मतलब खुद का व्याकरण और एक परिनिष्ठ स्वरूप होता है, उसे भाषा कहते हैं, है ना। भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा का अपना सर्वमान्य व्याकरण और एक परिनिष्ठ स्वरूप होता है, उसे भाषा कहते हैं, तथा उसे ही परिनिष्ठ भाषा भी कहते हैं। क्या हम लोग गलत कर गए इधर? ऑब्जेक्टिव में हम लोग गलत कर गए क्या? जिस भाषा का अपना सर्वमान्य व्याकरण और एक परिनिष्ठ स्वरूप होता है, उसे विभाषा, विभाषा और बोली नहीं कह सकते। यहाँ देखो, जिस भाषा का अपना सर्वमान्य व्याकरण और एक परिनिष्ठ स्वरूप होता है, उसे विभाषा या बोली नहीं कहते हैं, है ना। तो वही बोल रहा है, जिस भाषा का अपना सर्वमान्य व्याकरण और एक परिनिष्ठ स्वरूप होता है, उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। और उसे ही परिनिष्ठ भाषा भी कहते हैं। अब तुम लोग जानता है संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, फ्रांसीसी हो गया, रूसी हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, हिंदी, बांग्ला आदि परिनिष्ठ भाषाएं हैं, है ना। उपभाषा क्या है? उपभाषा कहते हैं कि उपभाषा कहते हैं कि जो किसी परिनिष्ठ भाषा क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत समान लिपि तथा वर्णमाला के साथ प्रचलित होता है। एक भाषा भी अनेक उपभाषाएं होती है। इन भाषाओं के शब्द भाषा के अधिकांश आपसी तथा परिनिष्ठ भाषा के समानता वाले होते हैं। उपभाषा क्या है? उपभाषा का एक स्वरूप स्वभाषा की भी होती है। संस्कृत की समकालीन उपभाषाएं के रूप में प्राकृतिक, पाली आदि रही है। ये भाषाएं संस्कृत की समभाषा भी रही है ना। इस तरह भोजपुरी, मैथिली, ब्रजभाषा, अवधी आदि हिंदी की भाषाएं हैं। ये उद्गम की दृष्टि से हिंदी की उपभाषाएं भी कही जा सकती है, जबकि आपस में ये अनिवार्यतः स्वभाषा के रूप में समृद्धि देती है तथा उससे बहुविध पोषण प्राप्त कराती है। विभाषा या बोली किसे कहते हैं? विभाषा या बोली उस भाषा को कहते हैं जिसका स्वतंत्र स्वरूप प्रचलन प्राप्त कर चुका होता है, परंतु सर्वमान्य व्याकरणिक व्यवस्था के अभाव में उसके उच्चरित तथा लिपि स्वरूप में नहीं आई होती है। क्षेत्र के अनुसार इसके अनेक स्वभेद देखे जाते हैं।
किसी साहित्य में अधिकांशतः मौखिक रूप से में प्रचलित ही हो रहता है। हिंदी भाषा विधान पर प्रकाश डाले। हिंदी भाषा का शब्द संस्कृत शब्द सिंधु सिंध को कहते हैं, है ना। इसी आधार पर इसके आसपास की भूमि सिंध कही जाने लगी। सिंधु शब्द ईरान में पहले हिंदू हुआ और फिर हिंद। इसका अर्थ था सिंध प्रदेश। ईरानियों का परिचय धीरे धीरे भारत के अधिकांश भागों से होता गया तथा यह हिंदी भाषा के पूरे भारतवर्ष का वाचक हो गया। इसी हिंद में ईरानी का एक प्रत्यय लगने से हिंदी शब्द बना, जिसका अर्थ है हिंद का। हिंदी से ही यूनानी शब्द इंडिका तथा अंग्रेजी शब्द इंडिया बना। हिंदी भी हिंदी का ही बदला हुआ स्वरूप और इसका अर्थ है हिंदी का। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग बाद में प्रारंभ हुआ। हिंदी भाषा के मुख्य क्षेत्रों का नाम लिखिए। हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। ये सब तुम लोग को मालूम हुआ। हिंदी भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ किस किस राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों की अतिरिक्त हिंदी प्रदेशों के साथ अन्य प्रदेश में भी हिंदी खूब बोली जाती है। तुम लोग तो मालूम होगा नेपाल में भी हिंदी बोली जाती है। वैसे आज समूचे भारतवर्ष में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में बोली समझी जाती है। प्रश्न चौथा बोल रहा है कि विश्व में कितनी भाषाएं हैं, भारोपियों का अर्थ पता है। तो विश्व में हम तुमको ऑब्जेक्टिव में ही बताएं कि भाषा वैज्ञानिक के अनुसार वर्तमान विश्व में लगभग 6000 भाषाएं प्रचलित हैं। इनमें भाषा उपभाषा तथा बोलियां सब हैं। अब चलते इसे कुछ और है अलग। यहाँ बोल रहा है अलग अलग भाषाओं की प्रकृति तथा प्रयोग में समानता विषमता के आधार पर भाषा वैज्ञानिकों ने इन भाषाओं को अनेक वर्गों में विभाजित किया। उन वर्गों को परिवार का नाम दिया गया है। उनमें एक भारोपीय भाषा है। भारोपीय का अर्थ है भारत और यूरोपीय, ठीक है। यानी भारत तथा यूरोप के प्रमुख भाषा का परिवार है। इसे आर्य कुल भी कहा जाता है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी, ईरानी, ग्रीकी आदि प्राचीन तथा हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, उर्दू, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, जर्मन, नई ईरानी आदि भी आधुनिक भाषा इन भारोपीय परिवार तथा आर्य कुल की ही है, ठीक है। यहाँ व्याकरण का परिचय जो है समाप्त होता है। क्या होता है? समाप्त होता है। नेक्स्ट वर्ण विचार अगर आपको चाहिए तो कमेंट करें, और कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाना तो भी कमेंट करें, ठीक है। कमेंट करें, है ना। हम ज़रूर बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।